देखिए, प्रीलिम्स को खत्म हुए करीब 1 हफ्ते हो गए हैं और जो आने वाला ये मंडे है, ये आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आना चाहिए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस 1 हफ्ते में मैंने बहुत सारे मैसेज पढ़े, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया रिगार्डिंग कि क्या करना चाहिए सर मुझे, क्या प्रिपेयर करूँ मैं कि नहीं करूँ और करूँ तो क्यों करूँ? दे ऑल्सो वांट टू नो द व्हाई पार्ट, क्योंकि उनको ये तो पता ही है कि क्या करना है, बट क्यों करना है और कैसे करना है, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। सो इस वीडियो में हम पहले तो समझेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है। तो अगर आप कट ऑफ के लिए आए हो, यू कैन स्टॉप वॉचिंग द वीडियो राइट नाउ। ये कट ऑफ के ऊपर वीडियो नहीं है। हाँ, मैं इस वीडियो में ये बात करूंगा कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं और उसके बेसिस पे उनको क्या करना चाहिए, बट कट ऑफ के ऊपर ये वीडियो नहीं है। इसमें हम क्या क्या समझेंगे पहले एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूँ, सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। और प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, तभी आपको समझ में आएगा क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको करना है आने वाले दिनों में। पहले तो हम समझेंगे कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं और उसके बेसिस पे उसको क्या करना चाहिए। अब जो मैं सजेस्ट करूंगा उसके सपोर्ट में मैं रीजन भी दूंगा कि क्यों आपको ऐसा करना है। तो आई विल प्रोवाइड द रीजन क्यों ऐसा आपको करना है। उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे आपको करना है, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कवर्ड, व्हाट शुड बी द प्लान, स्ट्रेटजी, इन सब चीजों की बात हम करेंगे उसके आगे आने वाले पार्ट। और लास्ट में हम बात करेंगे कि मेरा क्या रोल रहने वाला है, हाउ आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू गाइस इन दिस जर्नी, कि जो मेंस आपका आने वाला है उसमें मैं कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। मैंने 3 मेंस दिए हैं और पिछले 4-5 साल से मैं हेल्प कर रहा हूँ एस्पिरेंट्स को इन क्वालिफाइंग मेंस एग्जामिनेशन। सो मैं एक फ्री इनिशिएटिव प्लान कर रहा हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर। स्टार्ट करते हैं कि प्रीलिम्स मार्क्स का जो डिलेमा है उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो बहुत सारे मैसेज मुझे आए कि सर मेरे एक्स नंबर आ रहे हैं, मेरे वाई नंबर आ रहे हैं, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, मुझे क्या करना चाहिए, हाउ आई शुड प्रोसीड माई प्रिपरेशन, क्या मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए, मुझे मेंस के लिए पढ़ना चाहिए, क्या मुझे छोड़ देना चाहिए पढ़ाई। ऐसे भी कमेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चंस आए मेरे लिए। सो सारे क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने जो एस्पिरेंट्स उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले तो ऐसे लोग जिनका प्रीलिम्स हो रहा है, जो पास हो जाएंगे विदाउट एनी डाउट, जिनके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे 15 से 20 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द कट ऑफ पार्ट, दे कैन जंप इनटू मेंस प्रिपरेशन राइट अवे। सो ऐसे लोगों के लिए वाई वाला पार्ट मैटर नहीं करता है, क्योंकि वाई उनका पहले क्लियर है। क्यों? क्योंकि उनको तो अपीयर होना ही है मेंस में। सो अगर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, बट अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने साथ सबसे गलत काम कर रहे हो। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें मेंस के लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो ये कैटेगरी के लोग हैं जो पास हो रहे हैं, जो कट ऑफ से बहुत ऊपर है, तो इनके लिए अभी व्हाट एंड वाई वाला पार्ट छोड़ देते हैं। देन ऐसे लोग जो बॉर्डर रीजन में हैं, और तीसरे ऐसे लोग जो फेल हो रहे हैं, चाहे तो सीसेट में हो रहे हैं या फिर जीएस में हो रहे हैं। और फेल का मतलब है कि बहुत ही कम नंबर आपके आ रहे हैं। जैसे अगर जीएस में 50-55 नंबर आ रहे हैं आपके, या सीसेट में आपके 40-45-50 नंबर आ रहे हैं आपके, तो ये लगभग तय है कि आप फेल हो जाओगे इस साल प्रीलिम्स में। आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए उसकी बात भी हम करेंगे। सो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इन दो लोगों की। अब इन दो लोगों को भी मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले ऐसे लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि चाहे वो फेल हो या पास हो, दे विल कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। उनके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं, उनके पास अभी हंगर है टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, अभी स्टेमिना है, अभी चाहत है, अभी ख्वाहिश है टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, एक लोग ऐसे हो गए। और दूसरे इसमें ऐसे लोग होंगे जो अगर फेल हुए तो दे विल लीव द फील्ड, यानी कि तैयारी का जो रास्ता है उसको त्याग देंगे, एंड दे विल डू अदर थिंग्स इन देयर लाइफ, जो कि सही बात भी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है एंड यू हैव गिवन एनफ टाइम टू दिस प्रिपरेशन, तो आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। रादर इट टेक्स ए लॉट ऑफ करेज टू लीव द प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग सालों साल लगे रहते हैं एंड दे वेस्ट प्राइम ईयर्स ऑफ देयर यूथ, जो कि बाद में बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है उनकी लाइफ को। सो अगर आपके अंदर ये गट्स है कि आप ये प्रिपरेशन छोड़ सकते हो, जो कि बहुत कम लोगों के अंदर है, देन आप अपने आप को स्ट्रांग मानिए, कमजोर मत मानिए। यू आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, क्योंकि सेम ढर्रे पे, सेम रास्ते पे चलते जाना ये आसान काम है, रास्ता बदल के कुछ नया रास्ता बनाना ये मुश्किल काम है। तैयारी आप 3-4 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, वही लक्ष्मीकांत, वही जीसी लियोंग, वही एनसीईआरटी, ये सब पढ़ना आसान काम है, क्योंकि आपको कुछ नया नहीं करना है। तो आपके लिए इजी रास्ता है कि आप उसी पे चलते रहो। आपके फैमिली वाले भी सपोर्ट करेंगे, शायद सोसाइटी भी सपोर्ट करेगी, बहुत करेगी, ताना मारेगी, बट ओवरऑल आपको सपोर्ट ही मिलेगा। वहीं अगर आप रास्ता चेंज करते हो अपना, तो आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, नए चैलेंजेस आएंगे, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट शायद ना करे, क्योंकि उनका भी ड्रीम होगा कि आप आईएएस बनो। और
समाज के लोग भी आपको और गालियां देंगे कि आपका तो नहीं हुआ, आप तैयारी करने गए थे एंड यू फेल्ड। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो वो रास्ता अपनाना वो काफी चैलेंजिंग टास्क है। उसके बारे में एक कभी और बात करेंगे डिटेल में। पर ऐसे लोगों की भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सो ये दो तरह के लोग हैं। पहले ऐसे लोग जो चाहे फेल हो चाहे पास हो, दे विल कंटिन्यू देयर यूपीएससी जर्नी, और ऐसे लोग जो कंटिन्यू नहीं करेंगे। सो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन कौन लोग प्रिपरेशन करेंगे और कौन नहीं करेंगे। अब इसमें किसको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है वो समझते हैं। बेसिकली ये जितने लोग हैं इनको मेंस के लिए प्रिपेयर करना ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए उसकी बात अभी हम समझेंगे। जो यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हैं उसमें भी दो तरह के लोग हैं। ऐसे लोग जो ये बॉर्डर रीजन में हैं, इनको भी प्रिपरेशन करना चाहिए। भले ये तैयारी छोड़ने वाले हैं बट आगे आने वाले 10 दिनों तक उनको प्रिपरेशन करना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स में हो गया तो उनके पास टाइम नहीं बचेगा, और अगर नहीं हुआ तो 10 दिन में आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। 10 दिन में आप कुछ नया नहीं कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर लोगे। बट अगर 10 दिन आपने अच्छे से पढ़ाई की और आपका प्रीलिम्स हो गया, देन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो आपको भी तैयारी करनी है। आपको रास्ता तभी छोड़ना है जब रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के पहले आपको रास्ता नहीं छोड़ना है। रिजल्ट आने के पहले आपको हारा हुआ महसूस नहीं करना है। सो एक ही ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको तैयारी अभी बंद कर देनी चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जिनको क्लियरली पता है कि उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, यानी कि जिनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 20 से 25 नंबर कमा रहे हैं, चाहे वो सीसैट में हो या फिर जीएस पेपर में हो। सो ऐसे लोगों को छोड़ के कुछ दिन का रेस्ट लेना चाहिए, एंड देन दे हैव टू डिसाइड देयर फ्यूचर प्लान्स। इसके ऊपर भी हम एक दिन बात करेंगे एक वीडियो में। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। प्लान बी को अचीव करने में मैं आपकी हेल्प भी करूंगा। आई विल सपोर्ट इन वॉट एवर मैनर पॉसिबल। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो रहने वाले हैं, यानी कि ऐसे लोग जो बॉर्डर में हैं और ऐसे लोग जो फेल भी होंगे बट दे वांट टू कंटिन्यू देयर प्रिपरेशन। सो ऐसे लोगों को तैयारी करना है मेंस की। क्यों करना है वो बेसिकली इनका तो बता दिया मैंने आपको, कि ऐसे लोग जो अगर फेल हुए तो दे विल लीव दी फील्ड, यानी कि वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देंगे, या तो उनका लास्ट अटेम्प्ट होगा या फिर उन्होंने पहले से डिसाइड किया होगा कि ये अब आखिरी है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी आगे आने वाले 10 से 12 दिन अच्छे से तैयारी करनी है। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तो अगर आपका होगा तो आप दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करोगे, और नहीं आया तो आप जो प्लान करोगे वो तो करोगे ही। सो दैट इज वाई यू हैव टू डू दिस प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स हो गया और आपने ये 10 दिन खराब किए तो जो गिल्ट है बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका आखिरी चांस है, या फिर आपने डिसाइड किया है कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। सो उस कंडीशन में अगर आपने ये 10 से 15 दिन खराब किए अपने, तो आपको बहुत ही बुरा फील होगा आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि 10-12 तारीख के बाद अगर आपने अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आपका मेंस नहीं होगा। करीब 90% मैं श्योर हूँ इस बात को लेके। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय है, अभी से 80 डेज के अराउंड है बस। उसमें से एक हफ्ते आप निकाल दो, क्योंकि 2.5 महीने में वो एक हफ्ते निकल ही जाएंगे इधर उधर करके, उसमें आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सो अराउंड 75 डेज है आपके पास, जिसमें आपको प्रिपेयर करना है क्या? आपका ऑप्शनल 4 जीएस के पेपर, एसए, क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं वो। सो इतने सारे पेपर्स आपको प्रिपेयर करने हैं इन द कमिंग 75 डेज, जो कि बहुत ही एक टफ टास्क है। साथ में आंसर राइटिंग भी करनी है आपको, सोचना भी है आपको, टाइम भी कम है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं मेंस में। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये टाइम अगर आपने वेस्ट किया और आपका प्रीलिम्स हो गया तो जो पेन है, जो सफरिंग है, जो गिल्ट है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि हो सकता है आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, या फिर आपने डिसाइड किया हो कि आप प्रिपरेशन हम छोड़ ही देंगे। सो उस वजह से आपको तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए प्रीलिम्स के रिजल्ट तक एटलीस्ट। देन ऐसे लोग जो बॉर्डर एरियाज में हैं और तैयारी करना चाहते हैं, या फेल हो रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, कंटिन्यू प्रिपरेशन। सो ऐसे लोगों को मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते हो गए हैं आपके। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेंस के लिए बहुत कम टाइम है। तो जो बॉर्डर एरियाज में है जिनका प्रीलिम्स होगा, और बिलीव में 90% लोग बॉर्डर एरियाज में ही रहते हैं, सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जो बॉर्डर से बहुत ऊपर होते हैं और क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स के लिए। बाकी 90% लोग उस बॉर्डर रेंज में ही घूमते हैं। उसमें से काफी लोगों का होता है और बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। तो अगर आप बॉर्डर रीजन में हैं तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। सो आपको प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रखनी है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो मंडे से सोमवार, जो कि अच्छा दिन भी होता है, आपको मंडे से स्टार्ट कर देना है। कल आपको आखिरी संडे एंजॉय करना है अपने मेंस के पहले। सो कल आप एंजॉय करिए और मंडे से अपना स्टार्ट करिए एकदम धुआंधार मेंस की प्रिपरेशन। जिनको लग रहा है कि वो फेल हो जाएंगे, उनके लिए भी है कि अगर आप थोड़ा लीनियंट हुए तो आलसपन घर कर जाएगा और कुछ समय बाद आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। जो रूटीन बना है आपका, जो एनर्जी बनी है आपकी प्रीलिम्स के पहले,
वो कंटिन्यू रखना है आपको। अगर आपने आलस दिखाया, आपने प्रिपरेशन को छोड़ा 15 से 20 दिन, तो 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कब मेंस खत्म हो जाएगा, और तब आप जगोगे। तब आपके पास 1-2 महीने रहेंगे और फिर आप ऑप्शनल नहीं कर पाओगे, आप एथिक्स नहीं कर पाओगे, आप एसए नहीं कर पाओगे। और जो मेंस के टॉपिक्स हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, सोसाइटी हो गई, ये सब सारी चीजें अगेन आपकी छूट जाएंगी, क्योंकि दिसंबर से आपको लगना पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि प्रीलिम्स आपका अगर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रीलिम्स को लेके एक डर बैठा रहेगा। यू कैन नॉट लीव द प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स का माइंडसेट है वो किक इन कर जाएगा बाय दिसंबर 2025। तो जो 2026 का आपका अटेम्प्ट है, वहां पे दोबारा आप प्रिपेयर करने लगोगे प्रीलिम्स के लिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो दिसंबर तक का ये टाइम है, उसको आपको मेंस के लिए देना है। और अभी आप मान के चलो कि आपका पेपर भी 22 अगस्त को ही है। आप इस बार का मेंस लिख रहे हो, आप ये मान के चलो, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आप हार ना जाओ, खुद को हारा महसूस नहीं करना है। हार मानने के लिए कंडीशन क्या है कि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपको मानना है कि आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके पहले तक आपको मान के चलना है कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ 10 से 12 दिन की बात है। अगर आपने इसमें अपना 100% दे दिया, तो समझिए आपका प्रीलिम्स होने के बाद आप उसको 200% कब कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर अभी आपने 10 दिन वेस्ट कर दिया और आपका प्रीलिम्स हो गया, तो उसके बाद एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आप चले जाओगे, क्योंकि आपका कुछ भी हुआ नहीं है, टाइम बहुत कम बचा है, और आपको लगेगा कि सब कुछ आउट ऑफ हैंड जा रहा है, आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, आपको आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, सिलेबस कहाँ है, कितना है, आपको पता ही नहीं है। सो ऐसी फीलिंग जब आपको आएगी, तो आप और नहीं पढ़ा पाओगे, जो आने वाले टाइम है उसको भी यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आप लग जाओ। तो ये हो गया वाई पार्ट, कि क्यों आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ वाला पार्ट। सो हाउ मतलब कि कैसे करना है, जो प्रिपरेशन अपनी मेंस की करनी है वो कैसे करनी है, ये पार्ट इसमें समझेंगे। सो हाउ वाले पार्ट के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या क्या चीजें हैं अपने मेंस में। पहला तो सिलेबस, ये जो चीज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तीसरा क्या है, कंटेंट प्लस करंट अफेयर्स। चौथा क्या है, आंसर राइटिंग। और पांचवा क्या है, टॉपर्स कॉपीज। तो ये 5 चीजें हैं जिनको ध्यान में रख के आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, और जिनकी वजह से आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। इन 5 चीजों को अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, तो आपके मेंस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल दे मिस 1 or 2 थिंग्स आउट ऑफ दीज 5 थिंग्स, और उसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। या सारी चीजें करेंगे वो, पर एक कोहेरेंस में नहीं करेंगे, एक सिंक में नहीं करेंगे। ये सब चीजें आपकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। जैसे सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग पीवाईक्यूज आपको देखना है। देन कंटेंट और करंट अफेयर से जो आपको पढ़ना है, उसको भी इसके अकॉर्डिंग करना है। फोकस्ड स्टडी करनी है आपको, फोकस्ड। यू कैन नॉट बी डाइवर्टेड, क्योंकि 75 डेज आपके पास हैं, और 75 डेज में अगर आप सब कुछ पढ़ने लग गए, तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे मेंस का एग्जाम। आई एम सॉरी टू से दिस, बट अगर आप सब कुछ पढ़ने लग गए, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ब्रॉड, बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आपने पहले मेंस नहीं लिखा है, या अगर आपने पहले मेंस की तैयारी नहीं की है, तो वैसे भी डिफिकल्ट होने वाला आपके लिए। बट अगर आपने पहले मेंस की तैयारी की है, या मेंस लिखा है लास्ट ईयर, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देन कंटेंट एंड करंट अफेयर, ये आपके सिलेबस के सिंक में रहना चाहिए। आंसर राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखना आसान काम नहीं है। सोचना भी है आपको। आपको एक 10 नंबर का क्वेश्चन लिखने में 6 मिनट लगते हैं, यूपीएससी आपको 7 मिनट देगा। 1 मिनट के अंदर आपको सोचना है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, डिजाइन बनाना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, मल्टीपल चीजें आपको करनी है। तो आप समझ रहे हो कि कितना टफ है। मेन पार्ट आंसर लिखना नहीं है, सोच के क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको समझ के, उसको सही से स्ट्रक्चर में ढाल के, देन वैल्यू एडिशन करके, डेटा, फैक्ट्स, सजेशंस, रिकमेंडेशंस, वो सब इंक्लूड करके आंसर लिखना, वो कठिन काम है। तो वो कब हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे थ्रू आंसर राइटिंग। और क्या क्या करना है वो कैसे समझ में आएगा आपको, ये जो टॉपर्स की कॉपीज हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, और वही काम करके ये टॉपर बने हैं। सो इनकी कॉपी से आपको समझ आएगा कि करना क्या है, लोग कर क्या रहे हैं, एंड हाउ एग्जामिनर्स आर रिवॉर्डिंग आंसर्स। सो वहां से ये समझ में आएगा आपको। अब इसके रिगार्डिंग मुझे एक टेलीग्राम पे पीडीएफ मिला था, आई विल शेयर इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। लिंक टेलीग्राम ग्रुप का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज्वाइन करिए वहां पे। उसमें बेसिकली हर टॉपर्स का टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, एंड साथ में कौन से पेपर में उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर स्कोर किया है, सो दैट वो कॉपी आप देखो। यानी कि अगर किसी टॉपर ने GS1 में सबसे ज्यादा नंबर लाया है, तो उसकी कॉपी से आप जज करो। ऐसा नहीं कि सारे टॉपर सारे जीएस के पेपर में, ऑप्शनल के पेपर में ज्यादा नंबर लेके आए होंगे। कोई GS1 में लाया होगा, कोई GS2 में लाया होगा। तो आपको स्पेसिफिक रहना है, आपको समझना है कि कौन कहाँ बेहतर कर रहा है। किसी के एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर आए हैं, शायद वो टॉप 10 में ना हो, तो आपको उसकी कॉपी देखनी है। तो वो लिस्ट कंपाइल करके टेलीग्राम ग्रुप पे डाला गया है,
आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहां पे आपको ये मिल जाएगा। सो उनके कॉपीज को आपको देखना है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कॉपीज को, जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या उन्होंने बेहतर किया, क्या उन्होंने अच्छा किया, जिसकी वजह से उनको एग्जामिनर ने ज्यादा मार्क्स दिए। दैट यू कैन रेप्लिकेट इन योर आंसर्स, और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप आंसर राइटिंग के थ्रू। तो ये 5 चीजें हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो ये 5 चीजें आप भूल नहीं सकते हो। पीवाईक्यूज का रोल क्या होता है, आपने भी इस बार प्रीलिम्स में देखा कि कैसे कितने सारे थीम्स रिपीट हुई हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को ही अच्छे से लगा के जाते तो आपका प्रीलिम्स इस बार नहीं रुकता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थीम्स स्पेशली स्टैटिक सब्जेक्ट थे वो रिपीटेड है। तो ये हो गए 5 महत्वपूर्ण चीजें जो आपको करनी है। अब समझते हैं कि कैसे करना है। तो बेसिकली आपके क्या है, 2 ऑप्शनल के पेपर हैं एंड 5 और पेपर हैं, जिसमें से 4 जीएस के पेपर हैं और 1 आपका एसए का पेपर आता है। साथ में 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं, 1 लैंग्वेज का और 1 इंग्लिश का। सो ये है आपका पूरा मेंस। टाइम कितना है आपके पास, अराउंड 80 डेज। सो इस 80 डेज में ये सब आपको करना है। अब प्लान कैसे करना चाहिए हमें, तो बेसिकली ब्रॉड प्लान आपको बता देता हूं मैं। अब बहुत ज्यादा माइक्रो प्लानिंग में आप मत जाइएगा, ब्रॉड प्लान लेके चलिए। माइक्रो प्लानिंग आप इंडिविजुअल लेवल पे करिएगा। कोई भी आपके लिए माइक्रो प्लानिंग करके देता है तो उस पर अडेयर करना वो बहुत मुश्किल काम है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। दैट साउंड्स गुड इन टेलीग्राम ग्रुप, बट जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं अगर इम्प्लीमेंट करने की बात आती है। तो देखिए आपके पास देखा जाए तो 7 पेपर्स ऐसे हैं जिनके नंबर काउंट होते हैं, 4 जीएस के, 1 एसए और 2 ऑप्शनल के। और 2 आपके ऐसे पेपर हैं जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि उनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, तो उनको आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिन्होंने भी सीसैट को हल्के में लिया है वो मेंस में अपीयर नहीं हो पाएंगे। सो सिमिलरली अगर आपने उन दोनों पेपर को भी हल्के में लिया तो आप इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाओगे। सो इसलिए उनको भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, थोड़ा अगर आप काम करोगे, लास्ट के 3-4 साल के पेपर उनको सॉल्व कर लोगे, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। वहां पे लीनियंट मार्किंग होती है, सो यू विल क्वालिफाई वेरी इजिली। बट आपको 3-4 साल के पेपर को प्रैक्टिस करना है एटलीस्ट। नाउ ये जो 7 पेपर हैं जिनके नंबर जुड़ेंगे और जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो आपकी जो फाइनल रैंक है वो क्या रहने वाली है, या फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं ये 7 पेपर। तो इन 7 पेपर को प्लान करना है आपको आगे आने वाले 80 डेज के लिए। तो 2 स्ट्रेटेजी है इसके कॉन्टेक्स्ट में। पहला ऐसा कि आप एक ऑप्शनल करो और जीएस 1 से स्टार्ट करो, और दूसरा है या फिर जीएस 4 से स्टार्ट करो। दोनों के ही अपने एडवांटेजेस हैं। जीएस 1 इसलिए क्योंकि आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है तो थोड़ी फेमिलियरिटी है, आपको बस अप्रोच चेंज करनी है, आपको बस देखने का नजरिया चेंज करना है। अगर आप जीएस 1 को मेंस के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो जो फैक्ट्स आपने प्रीलिम्स के लिए याद किए थे वो एज अ पॉइंट आपके काम आ जाएंगे इन द मेंस आंसर राइटिंग, तो वहां से आपके लिए आसान होगा। जीएस 4 इसलिए क्योंकि आपने अभी तक इसकी पढ़ाई नहीं की है। अगर आप इससे शुरू करते हो तो एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज ये है कि जीएस 4 बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर आते हैं जीएस 4 में। सो वहां पे आपके अच्छा करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 यहाँ पे नंबर मोस्टली खराब आते हैं, या मोस्टली एवरेज मार्किंग होती है, कम मार्क्स आते हैं आपके। सो उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको जीएस 4 से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शनल क्यों, क्योंकि कोई अगर एक चीज है जो आपको आईएएस बना सकती है तो है आपका ऑप्शनल। 270 के ऊपर ही आपको टारगेट करना है अपने ऑप्शनल में। 270 के ऊपर आपके आएंगे तभी जाके आप मेंस क्वालिफाई करोगे और पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप प्रॉपर आईएएस बन पाओ। तो 270 प्लस आपको ट्राई करना है ऑप्शनल में। उसके लिए जरूरी है कि आप अभी से लेके, यानी कि 2 जून से लेके 10 अगस्त तक आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ो ऑप्शनल का। आंसर राइटिंग हो गई, सिलेबस को कंप्लीट करना हो गया, उसके नोट्स हो गए, उसको रिवाइज करना हो गया, उसके ऊपर दोबारा आंसर राइटिंग हो गई, उसके ऊपर पीवाईक्यूज देखना हो गया, करंट से अपडेट करना हो गया। ये सारी चीजें आप साइमल्टेनियसली करो अलॉन्ग विद जीएस पेपर्स। तो ये आपको करना है इस पूरे टाइम में, क्योंकि 500 नंबर का होता है आपका ऑप्शनल। यहाँ पे अगर आप 300 नंबर लेके आते हो और कट ऑफ करीब जाती है 750 के आसपास मेंस की, तो आपको बचे हुए 1250 मार्क्स में 500 नंबर ही लेके आने हैं। और इसमें से भी अगर आपने एसए में अच्छा किया, 130 140 नंबर ले आए आप, तो जीएस में आपको कम मेहनत करनी पड़ सकती है। या अगर आपके जीएस में अच्छे नंबर आए तो यू कुड बी इन टॉप 10, टॉप 15। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ऑप्शनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे क्या है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी अदर सब्जेक्ट। आपका ऑप्शनल हो गया, सारे जीएस के पेपर हो गए, सब कुछ अगर आपका अच्छे से तैयार है तो आपका इससे नहीं रुकेगा, इससे में आप अच्छा कर ले जाओगे, प्रोवाइडेड आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उस पर कुछ आंसर्स लिखे हैं, कुछ एसेज लिखे हैं, और प्रॉपर तरीके से आपको स्टोरी टेलिंग आती है, जो कि आप सीख सकते हो 5 से 7 दिनों में। सो दैट इज वाई आई एम लीविंग दैट फॉर नाउ। सो आपको ऑप्शनल करना है 2 जून से लेके 10 अगस्त तक।
10th क्यों? क्योंकि उसके बाद 22 को आपका मेंस है, यानी कि एसए और जीएस से आपका स्टार्ट होगा। और जब एसए और जीएस का पेपर खत्म होगा तो उसके बाद करीब 1 हफ्ते का गैप मिलता है आपको वो ऑप्शनल पेपर के लिए। तो उस 1 हफ्ते में आप अपने ऑप्शनल को एक बार रिवाइज कर सकते हो। सो वहां पे आपको टाइम मिलेगा फॉर रिवाइजिंग दी ऑप्शनल पेपर। 10 अगस्त के बाद आपको जीएस का रिवीजन करना है, साथ में ही एक सिमुलेटर टेस्ट देना है। सिमुलेटर मतलब जहां पे आप, जैसे यूपीएससी में एग्जाम होने वाला है कि एसए होता है, देन जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 और फिर एक गैप, फिर आपकी क्वालिफाइंग पेपर और देन नेक्स्ट डे आपका ऑप्शनल पेपर। तो इस सीक्वेंस में आपको एक बार पेपर देना है। इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 डेज। आपको इससे प्रैक्टिस बनेगी कि 6 घंटे कैसे लिखने हैं मुझे एक दिन में, और साथ में पेपर कंप्लीट कैसे करना है, हमें अपने जो आंसर राइटिंग की स्पीड है उसको कैसे मेंटेन करना है। ये सब चीजें आपकी एक बार क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपको करना है, एक सिमुलेटर टेस्ट देना है आपके मेंस के एग्जाम के पहले। तो ये काम आपको 10th अगस्त के बाद में करना है, प्रेफरेबली 15 अगस्त के बाद। तो ये हो गया ऑप्शनल। देन आपका जीएस और एसए बचता है। तो आप ट्राई करिए कि इस महीने यानी कि जून में आप जीएस 1 और जीएस 4 को कंप्लीट करिए, और देन जुलाई में आप ट्राई करें कि जीएस 2 एंड जीएस 3 कंप्लीट हो जाए। और जब आपका अगस्त आता है, अगस्त में आप ट्राई करिए कि एसए पे काम करें। अब देखिए, जब आपके चारों पेपर हो जाएंगे और आपने अप्रोच डेवलप कर ली एसए की, तो आपको बस यही इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज करनी है इन ए मोर पोएटिक मैनर, इन ए मोर स्टोरी फॉर्मेट मैनर, जिससे कि इंगेज रहे एग्जामिनर। आपके पास सोचने की कैपेबिलिटी है, एक्स्ट्रापोलेट करने की कैपेबिलिटी है, देन यू कैन राइट ए वेरी गुड आंसर। सो यहाँ पे आपका ऐसे का काम हो जाएगा। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो आपको ये प्लान करके चलना है ब्रॉडली कि ऑप्शनल तो आपका कंटिन्यू ही रहेगा, 4 से 5 घंटे आप रोज ऑप्शनल को दीजिए। बचे हुए टाइम में आपको जीएस का पेपर करना है। 15 दिन में आप एक जीएस का पेपर निपटाओ और अगले 15 दिन में दूसरे जीएस का पेपर। ऐसे करके आप आने वाले 2 महीनों में चारों जीएस के पेपर खत्म करो, और उसके ऊपर एटलीस्ट 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट लगाओ उस पे आप। और जब आपका अगस्त आता है तो वहां पे आप अपना एसए कंप्लीट करो, जीएस का एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन करो, जो भी आपके नोट्स होंगे, मेंस रेडी नोट्स होंगे उनके थ्रू, और एक सिमुलेटर टेस्ट लगाओ। जब आपका जीएस और एसए का पेपर हो जाए तो बचे हुए 1 हफ्ते में आप ऑप्शनल को इतने अच्छे से तैयार करो कि आपके 300 के प्लस मार्क्स आए। तो ये एक ब्रॉड प्लान हो गया आपके मेंस के लिए। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया और जो 5 चीजें बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आपके मेंस में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि मेरा क्या रोल है। सो बेसिकली कोई भी आपको मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है। अगर आप किसी के ऊपर भी रिलाई करते हो तो आप फेल हो जाओगे। यू हैव टू डू योर ओन थिंग। कोई और आपको सपोर्ट कर सकता है, बट नोबडी कैन राइट ऑन योर पार्ट। वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। सोचने की कैपेबिलिटी हो गई, सर्चिंग द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, क्वेश्चन को सही से कॉम्प्रहेंड करना, क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग जवाब लिखना है, वो सब आपको खुद करना है। तो दैट पार्ट यू हैव टू डू। मुझे पता है कि आप सब टेस्ट सीरीज लोगे ही कोई ना कोई, और किसी न किसी के यहाँ जो वैल्यू एडिशन वाला कोर्स है वो भी करोगे। क्वालिटी एनरिचमेंट टाइप का कोर्स बहुत सारे लोग कराते हैं, यू विल डू दैट थिंग एज वेल। बट मेरा सजेशन ये है कि बहुत सारा टाइम आप वेस्ट मत करो। आप अपने एफर्ट के ऊपर ज्यादा टाइम लगाओ कि आप क्या कर रहे हो, एक प्लान तरीके से आप उस पर ज्यादा फोकस करो। मेरा क्या रोल रहेगा? देखिए, मेरा एक छोटा सा रोल है। व्हाट आई विल डू फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, मैं 2 क्वेश्चन दूंगा आपको आंसर राइटिंग के लिए। अब ये क्वेश्चन कोई ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन नहीं होंगे। बेसिकली जो 5 चीजें मैंने आपको बताई है उनको सिंक करके, उसके साथ माइक्रो थीम्स जो हैं, यानी कि यूपीएससी ने पिछले 10 से 12 सालों में जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा है उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा पीवाईक्यूज के ही स्टैंडर्ड के लेवल पे। सो उन 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग होगा, देन करंट से लिंक होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, जो कंटेंट आपको पढ़ना है। साथ में ही आपको आंसर राइटिंग करेंगे आप, तो उसको मैं चेक करके नेक्स्ट डे तक आपको फीडबैक भी दूंगा ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। साथ में जो टॉपर्स की कॉपीज हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्या इंक्लूड कर सकते हो इन योर आंसर्स। सो ये सब काम करेंगे हम टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं आज जीएस पेपर 1 का माइक्रो थीम अपलोड कर दूंगा। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ कि लास्ट 12 ईयर्स में किन किन थीम्स पे क्वेश्चन आए थे जीएस 1 में। ये देखिए, जैसे ये आपका जीएस 1 का सिलेबस है, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये मैं अपलोड भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। देन ये माइक्रो थीम है कि कल्चर पे क्या क्या थीम्स पे क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं क्या करूंगा कि पहले पीवाईक्यूज डाल दूंगा किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो थीम पे, देन आप पीवाईक्यूज को एक बार पढ़ लेना, समझ लेना, देन उसके बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चन दूंगा एवरीडे। यू कैन राइट दोज क्वेश्चंस। आप अगर 24 घंटे के अंदर उनके आंसर लिख के टेलीग्राम चैनल पे डालते हो तो मैं इनको इवेल्युएट करके नेक्स्ट 48 आवर्स आपको दे दूंगा। आप उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग को। साथ में ही आपको मैं मॉडल आंसर्स भी दूंगा जो हेल्प करेंगे एज अ नोट्स आपके प्रिपरेशन में, और उनको वीकली बेसिस पे यूट्यूब पे डिस्कस भी कर लेंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, यू कैन सर्टेनली आस्क दोस थिंग्स इन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ। वहां पे मैं अवेलेबल हूँ और फ्री मेंटरशिप आपको दे रहा हूँ। जो भी सजेशंस हैं, गाइडेंस है, एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल। सो ये माइक्रो थीम्स आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ मैं, आप पॉज करके देख सकते हो। ये हो गया आपकी हिस्ट्री पे, देन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस पे, देन वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, देन इंडियन सोसाइटी का एक पार्ट,
दूसरा पार्ट चैलेंजेस वाला पार्ट, तीसरा चैलेंजेस क्या है अर्बनाइजेशन के, सोल्यूशन क्या है, उसके ऊपर क्या क्या थीम्स पे क्वेश्चन आए हैं वो थीम्स यहाँ पे मेंशन है। चौथा ग्लोबलाइजेशन का जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, उनकी क्या क्या थीम्स हैं उनकी बात की गई है। देन ये थीम्स हैं कि क्या क्या इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं। देन वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, देन नेचुरल सोर्सेज के बेस पे क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। ये सेक्टर के ऊपर आए हैं कि जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पे क्वेश्चन आता है जो उसके बेसिस पे मैक्रो थीम्स हैं। देन जियो फिजिकल फिनोमेना जो है जैसे ट्विस्टर है, साइक्लोन है, क्लाउड बस्ट है, डेजर्टिफिकेशन, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक एक्टिविटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये मैक्रो थीम्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन आए हैं। ये सिर्फ GS1 के हैं, ऐसे मैंने GS2, GS3, GS4 सबके लिए प्रिपेयर करके रखा है। ग्रेजुअली मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता रहूंगा, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। अब ये हर थीम पे, ये सारी थीम्स है, अब हर थीम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 से 12 ईयर्स में, उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाके देख सकते हो। उसके बाद आपको मेंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैं दूंगा जो करंट से लिंक होकर रिलेवेंट है आपके लिए, जो इस साल पूछे जा सकते हैं। और देन इवेल्युएट करके आपको सजेशंस भी दूंगा, फीडबैक भी दूंगा कि कैसे आप अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये पूरा काम करेंगे हम। अब एक और चीज है, ये देखिए, ये चारों GS पेपर के लिए भी बनाया गया है लास्ट के 5 ईयर्स में इनका कितना वेटेज रहा है, जिससे कि आप राइट अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट कर सको इंडिविजुअल टॉपिक्स को, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को। ऐसा ना हो कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आपने और वहां से क्वेश्चन ही बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे हम एक एनालिसिस करके उसके बेसिस पे टाइम एलोकेट करेंगे, क्वेश्चन एलोकेट करेंगे, जिससे कि एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन हो सके, फोकस्ड प्रिपरेशन हो सके, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। अगर आप ऐसे ही कुछ भी प्रिपेयर करते रहे तो टाइम कब खत्म हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, 3 महीने आपको लग जाएंगे जीएस पेपर 1 करने में। तो इसलिए एक फोकस्ड तरीके से हम प्लान करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस बार मेंस हमारा आराम से हो जाए एंड वी अपीयर इन द इंटरव्यू एंड सी आवर नेम्स इन द फाइनल यूपीएससी लिस्ट। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे एंड डेली के जो क्वेश्चन हैं वो तो वहां पे आपको मिलेंगे ही। यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीकली बेसिस पे मैं उन सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा एंड ट्राई करेंगे कि कैसे आंसर लिखना है, क्या चीजें होती हैं जो महत्वपूर्ण है, सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑन अ वीकली बेसिस। तो ये है मेंस की स्ट्रेटजी वीडियो, हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में। आपका हमें 100% एफर्ट चाहिए, 100% डेडिकेशन चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत है तो हम अवेलेबल हैं। आप कमेंट करके, आप टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करिए मुझसे। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, यू आर वॉरियर्स एंड इट वुड बी माई प्रिविलेज टू हेल्प यू गाइस, बिलीव मी। सो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।